हमने पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। ओके, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में फिर से बात करते हैं। आई मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप सबको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स इक्वेशन नाम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिसेस में, जिसको यूज़ करके हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम डेफिनेटली अगर आज के क्लास में टाइम रहा तो आज ही के क्लास में शुरू कर देंगे। कुछ आपको इक्वेशंस में बताऊंगा कि किस तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करके सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आज के क्लास में समय नहीं बचा तो डेफिनेटली कल के क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, इमेजिन करिए कि कोई आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। मान लीजिए 3 वेरिएबल का कोई लेते हैं, आप 2 वेरिएबल का भी ले सकते हैं, 4 वेरिएबल का भी ले सकते हैं, एंड वॉट एवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू वांटेड टू टेक। मान लीजिए 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। एक है आपका x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 3, 5x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2. Okay, this is a system of linear equations. In this system there are 3 equations involving 3 variables. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप अभी तक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे वहां पे आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस का यूज किया था, इस्तेमाल किया था, जिसमें कि हम इस सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखते थे और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम या तो फिर रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे या फिर रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस, दैट इज गाउसियन एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन से हम लोग उसको सॉल्व करते थे। तो अब ये नया नाम मैं क्यों दे रहा हूं कि मैट्रिक्स इक्वेशंस। आपको लग रहा होगा वो भी तो मैट्रिक्स से ही सॉल्व किया था, तो वो मैट्रिक्स इक्वेशन था। नहीं, दैट वाज नॉट मैट्रिक्स इक्वेशंस, दैट was a technique to solve systems of linear equations by using matrices. वो मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। मैट्रिक्स इक्वेशन देखिए क्या कहा जाएगा। आप जो इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट है, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है, A को हम कहते हैं नॉर्मली कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जिस तरह से ये कोफिशिएंट है उसी तरह से लिख दीजिए। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पहले इक्वेशन में -2, z का 3, उसी तरह दूसरे इक्वेशन से 2, 5, -1, फिर तीसरे इक्वेशन से 5, -1 और 1। ये एक आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह एक मैट्रिक्स हम लोग लेंगे B, माफ करिएगा, एक मैट्रिक्स लीजिए कैपिटल X, इसी तरह लिया जाता है। अब B भी ले सकते हैं, लेकिन B को जनरली कांस्टेंट वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम तीनों वेरिएबल को मान लेंगे x, y, z। अगर 4 वेरिएबल रहता तो एक और वेरिएबल नीचे जुड़ जाता। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये किस तरह का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है उनसे मैंने बनाया है। यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स है इसको मैंने एक ही कॉलम का मैट्रिक्स बनाया है, और हर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये इसी तरह से एक कॉलम में नॉर्मली बनता है। ठीक है, एक और मैट्रिक्स हम लेंगे B, और ये होगा ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। जैसे है वैसे ही 1, 3, 2, जिस तरह से है उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे कि इस सिस्टम को हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन से लिख सकते हैं। कैसे भाई? Ax is equal to B. This is the matrix equation for this system of linear equation. आप देख रहे हैं कि अब आपको लग रहा होगा कि भाई सर दोनों में डिफरेंस क्या है।
दोनों में डिफरेंस आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर इन 3 इक्वेशंस के जगह मैं एक ही इक्वेशन छोटा सा आपसे पूछता तो वो देखने में आसान लगता ना, आसान लगता। यहां पे 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन यहां पे एक ही इक्वेशन है, भले ही वो मैट्रिक्स इक्वेशन है, बट देयर इज ओनली वन इक्वेशन हियर। और यही एक इक्वेशन को यूज करके आप एक्स वाई जेड का वैल्यू करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कंडीशंस by which we will discuss later when we start matrix equations, when we discuss matrix equations, ठीक है, तो उस समय उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट अभी देखिए आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिला और यही एक मैट्रिक्स आपको हेल्प करेगा एक्स वाई और जेड के वैल्यू को निकालने में, और ये बहुत आसान होता है जैसा हम देखेंगे आगे चल के। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे सर ये मैट्रिक्स इक्वेशन इस इक्वेशन को, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कि क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा मैट्रिक्स ए इतना है, ठीक है, ए के जगह लिख देते हैं हम लोग 1 2 5 -2 5 -1 3 -1 1 इंटू एक्स, एक्स वाई जेड, ये कैपिटल एक्स है, ये तीनों वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और बी कितना है हमारा 1 3 2, ठीक है। Now let's see why this single matrix equation represents this system। अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये सिस्टम मिल जाएगा। देखिए कैसे। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पता ही है ना कि किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। इस कॉलम को इस रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, माफ करिएगा x माइनस 2y, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2y, सबको जोड़ रहे हैं लेकिन ये माइनस 2y आएगा तो x प्लस इंटू माइनस 2y ही हो जाएगा। उसी तरह 3 से z को करेंगे तो प्लस 3z, ठीक है। अब तो कोई कॉलम है नहीं तो इसका काम खत्म। उसी तरह दूसरे को करते हैं 2x प्लस 5y माइनस जेड, उसी तरह तीसरे रॉ को इस कॉलम के साथ। ये सब क्या है? इनर प्रोडक्ट है इसके एक रॉ का इसके इस कॉलम से। अब पहला रॉ का इस कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका पहला एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कि वो वाला एलिमेंट जो पहले रॉ में है, पहले कॉलम में है, ठीक है, ओके, माइनस जेड। और तीसरा इसको इस कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 3 2। अब मुझे बताइए कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उन दोनों मैट्रिक्स के का जो एलिमेंट्स हो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो पोजीशन वाइज, वो सेम हो, इक्वल हो। मतलब कि इस मैट्रिक्स का पहला रॉ का पहला एंट्री इस मैट्रिक्स का भी पहले रॉ का पहले एंट्री के बराबर होना चाहिए। इसलिए बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है कि x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, एंड 5x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब देख लीजिए आपका यही सिस्टम, सेम सिस्टम आपका यहाँ पे वापस आ गया। सो आपने देखा कि किस तरह से अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट अ होल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसीलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन जानेंगे तो आप डेफिनेटली इस तरह के इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए अब आगे जाके हम ये डेफिनेटली देखेंगे कि जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बता रहा था कि क्यों जो रॉ ऑपरेशंस होता है, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से गाउसियन एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन को यूज करके जब हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी तरह के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए,
अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तभी हम इस तरह के मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज नहीं। दैट वी विल डिस्कस लेटर, एज आई सेड, व्हेन वी विल स्टार्ट मैट्रिक्स इक्वेशंस। चलिए अब थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में फिर से रिकॉल कर लेते हैं और तब आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में, क्योंकि आगे जाके इन्हीं सारे टॉपिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। चलिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको। एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स in का मतलब n डायमेंशंस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कब, किस कंडीशन में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने का क्या कंडीशन होता है, क्या आप बता सकते हैं? डेफिनेटली आप बता सकते हैं। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो 1 होता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। 1 0 0 एंड सो ऑन टू, इधर सारा कुछ 0, उसी तरह 0 1 0 सब कुछ 0, उसी तरह 0 0 0 1। ठीक है, ये एक n डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसका खासियत क्या होता है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो ये होता है कि अगर हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर वाले आइडेंटिटी को, हमेशा याद रहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि अगर हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ये n है, ठीक है, ये n है, ये एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्यों कह रहा हूं अप्रोप्रिएट ऑर्डर? क्योंकि मैं a के साथ इसको प्रोडक्ट कर रहा हूं, a के साथ इसको प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा, ये मैट्रिक्स। पहले बताइए कि प्रोडक्ट कब हो सकता है? अगर in इंटू ए का मैं प्रोडक्ट करूं तो कब हो सकता है? अगर i का कॉलम और a का रॉ, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज क्या हो? बराबर हो। दैट इज i का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन a। अब a मान लीजिए, मैंने मान लिया n क्रॉस m। अब यहां पे a का रॉ है n और i का तो रॉ और कॉलम दोनों n है, यानी कि i का कॉलम भी n, नंबर ऑफ कॉलम्स, और a का नंबर ऑफ रॉज n। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? गेस करिए। हमें a ही मिल जाएगा और इसी डायमेंशन में a मिलेगा। तो जब भी हम अप्रोप्रिएट डायमेंशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वाला मैट्रिक्स मिलता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही काम करता है जो 1 जो है वो किसी रियल नंबर के लिए काम करता है। जैसे कि 1 इंटू ए करेंगे तो a मिलेगा, या a इंटू 1 करेंगे तो a ही मिलेगा। 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें आपको वही रियल नंबर मिलता है। उसी तरह यहां पे ध्यान रहे, अब a m क्रॉस n है तो इसके साथ अगर, अब क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव,
तो I into A is definitely not necessarily equal to A into I. तो अगर अप्रोप्रिएट ऑर्डर का यहां पे करें तो यहां पे हमें किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होगा? डेफिनेटली यहां पे हमें क्या करना होगा? ए का कॉलम कितना है? n, इसका हमेशा ये n ही रहेगा, अभी भी आएगा a m क्रॉस n, क्योंकि यहां पे a m क्रॉस n है, यहां पे a n क्रॉस m था। ठीक है, तो in से हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, in यहां भी इस प्रोडक्ट में भी काम में आ सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खूबी आपने देखी। याद रखिएगा हमेशा कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वाला मैट्रिक्स मिल जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क्स एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमेशा याद रहे कि जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जा रहा है तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए जैसे पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, इसका मतलब है a इंटू आई एन इज इक्वल टू बी इंटू आई एन इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? अब कई लोग यहां पे क्या करते हैं ना कि a इंटू आई एन इज इक्वल टू बी इंटू आई एन लिख के यहां आई एन डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो a इंटू आई एन इज इक्वल टू आई एन इंटू ए इज इक्वल टू ए ही मिलेगा आपको। उसी तरह a इंटू बी इंटू आई एन इज इक्वल टू आई एन इंटू बी इज इक्वल टू बी ही मिलेगा। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह ये काम कर रहा है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स बी के लिए। सो दैट इज वाई द नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, और ये जब नियम आप लगाइएगा ना, ये नियम, अब देखिए यहां पे ए का डायमेंशन बिल्कुल अलग है, नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम अलग अलग है, इसको मैंने अप्रोप्रिएटली लिया है और उस तरह से प्रोडक्ट बनाया है। बट यहां पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए हमने उसी ऑर्डर के आई एन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमें ये चीज मिल गया। तो इसके लिए हमेशा ए या बी को या किसी भी इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई होप। इसका काम यही है, आगे जैसे जैसे इसका काम होगा हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैट्रिक्स। लेट A इज इक्वल टू A आई जे बी a matrix of m cross n dimension, then the transpose of A is represented generally by a t ऊपर है पावर की तरह, and is obtained by interchanging
द रॉज एंड कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स हो ए m क्रॉस n डायमेंशन का, और अगर हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए तो बस हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बना देना है जिसमें ए का जो रॉ एंड कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाए। मतलब जो ए का कॉलम था तो ए का जो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स के लिए वही कॉलम उसका रॉ हो जाएगा। दैट इज, मान लीजिए, इसलिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और, इसका डायमेंशन n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहीं पे ऐड कर लीजिए, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम ऑफ ए। इसको ना मुझे थोड़ा सा आपको सही से लिखवाना चाहिए था। देखिए, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन अभी मेरे ध्यान में आया कि मैं इसको और सही से लिखवा सकता हूं आपको। यहां पे ठीक है, ये ठीक है, इतना सही है, वो भी सही था, बट जैसा मैंने कहा थोड़ा अच्छे से लिखवाता हूं मैं। लेट ए इक्वल्स इतना बी अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n डायमेंशन, देन द transpose of A is a matrix AT of n cross m dimension obtained by interchanging the rows and columns of A। ठीक है, इसलिए A का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो A J I n क्रॉस m हो जाएगा। डायमेंशन देखिए रिवर्स कर गया। मान लीजिए कि A आपका एक मैट्रिक्स है इस तरह से, A11 A12 एंड सो ऑन टू A1n A21 A22 एंड सो ऑन टू A2n। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, AM1 AM2 एंड सो ऑन टू AM3। ये आपका मैट्रिक्स A है। डेफिनेटली यहाँ mn कर दीजिए। डेफिनेटली ये आपका एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। देयरफॉर A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बस रॉ एंड कॉलम को चेंज कर देना है आपको। यहां पे पहला कॉलम जो था ये उसका पहला रॉ बन जाएगा, दैट इज A11, ठीक है, A21 एंड सो ऑन टू AM1। उसी तरह A12 A12 A22 22 and so on to AM2 एंड उसी तरह लास्ट में क्या हो जाएगा, A1n A2n एंड सो ऑन टू AMN। आपने देखा, बस हमने रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, सो इट बिकम्स अ ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। चलिए, बहुत किताबों में ट्रांसपोज को इस तरह से भी ए डैश करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो अभी काम करेंगे हमारे लिए। मान लीजिए अब कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1 3 4 2 9 6 और 0 0 3
इसका ट्रांसपोज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब मान लीजिए ये ए है तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 0 3 9 0 4 6 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, उसको भी देख लेते हैं पहले। Some properties of transpose of a matrix। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से ये चीज देख सकते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन डायमेंशन का। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, ए जे आई एन क्रॉस एम डायमेंशन का। अब फिर से इसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसके रॉज और कॉलम चेंज हो जाएंगे तो फिर से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाएगा बराबर ए, इसीलिए। ठीक है, दूसरा, अगर किसी कांस्टेंट से ए को आप मल्टीप्लाई करें और इस पूरे को ट्रांसपोज कर दें तो आपको के इंटू ए ट्रांसपोज मिलता है। ये नहीं कि के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि के कांस्टेंट ही होता है ना। क्यों, देख लीजिए, मान लीजिए के इंटू ए का हमने ट्रांसपोज किया, मतलब अंदर में क्या है, के इंटू ए आई जे, और डेफिनेटली इसका हमें ट्रांसपोज करना है। आपको पता है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है, वो सब में मल्टीप्लाई हो जाता है सारे एलिमेंट्स के साथ। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम तो ऑब्वियसली क्या आएगा, रॉज एंड कॉलम्स को चेंज करना है हमें। कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, तो कांस्टेंट फिर से बाहर आ जाएगा, तो फिर से कांस्टेंट बाहर, और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा उसको हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ए जे आई, इसीलिए ऐसा होता है। तीसरा, जब किसी मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ते हैं, याद रखिए जब जो दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वो जो सम है तभी डिफाइंड हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशंस सेम हो। ओके, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप आसानी से देख सकते हैं, ए को मान लीजिए इसी तरह ए आई जे, बी को उसी तरह बी आई जे, और आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा भी देता हूं, छोड़िए। यहीं पे दिखा देता हूं। मान लीजिए ए बराबर ए आई जे है, एम क्रॉस एन डायमेंशन है, और बी बराबर बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन डायमेंशन है, ऑब्वियसली तभी जोड़ सकता है ये। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही होगा ना, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या मिलेगा हमें, ए जे आई प्लस बी जे आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए जे आई प्लस बी जे आई, यानी कि ए ट्रांसपोज
प्लस बी ट्रांसपोज, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। चलिए एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। ओके, अगर A इंटू बी ये प्रोडक्ट है, अगर इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो आपको B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मिलेगा हमेशा। याद रखिएगा ए बी का ट्रांसपोज ये नहीं कि A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं उसी तरह से। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहा है। इसी तरह ए को मान लीजिए ए आई जे, बी को बी आई जे, और थोड़ा सॉल्व करके मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके जेई एडवांस के सिलेबस में है। पता नहीं आपके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है कि नहीं, बट जेई के एडवांस के सिलेबस में है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए इसका डायमेंशन n क्रॉस n is said to be symmetric if A का ट्रांसपोज बराबर A आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए भाई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका 1 3 0 3 0 4 1 1 2, ये कोई मैट्रिक्स ए है। डेफिनेटली ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? देख लेते हैं, इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। रॉ और कॉलम चेंज कर दीजिए, कॉलम रॉ हो जाएगा 1 3 0, ये रॉ कॉलम बन जाएगा 3 0, उसी तरह फिर 3 4 1, उसी तरह फिर 1 और 2, है ना। पहले ये बन गया आपका रॉ, फिर ये बन गया आपका रॉ, फिर 0 1 2 ये बन गया आपका रॉ। तो देख लीजिए इस तरह का मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब यहां पे एक चीज और निकलता है, दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। इसका क्या मतलब है कि इसका यही मतलब है कि जो रॉ और कॉलम सेम, रॉ और कॉलम के सेम पोजीशंस पे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? मतलब इसके A1 1 यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, A1 2 यहां पे 3 है, यहां भी 3 आ गया, इसीलिए ऐसा होता है। तो ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। चलिए अब ए जे आई का क्या मतलब? ये ए जे आई है। ए जे आई एक ऐसा एंट्री है, एक ऐसा एलिमेंट है जो
इस मैट्रिक्स के यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए के जेथ कॉलम में है। याद रखिएगा यहाँ पे कॉलम और रॉ दोनों चेंज हो रहा है, तो ये जे यहाँ पे कॉलम हो गया और माफ करिएगा जे रॉ हो गया और आई कॉलम हो गया, और इस वाले में आई रॉ हो गया और जे कॉलम हो गया। तो जे कॉलम और आईएथ रॉ वाला जो एंट्री होगा ट्रांसपोज में वो सेम होगा आईएथ कॉलम, एक मिनट फिर से, ये रॉ कॉलम है ना, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कोई एंट्री है जो कि जेथ रॉ में है ट्रांसपोज वाले में और आईएथ कॉलम में है, वो एंट्री बराबर होगा इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के उस एंट्री के जो कि आईएथ रॉ में है और जेथ कॉलम में है। ठीक है, जैसे कि ये और ये, जैसे कि ये और ये, है ना। चलिए, अब है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक तरह का मिरर इमेज जैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स, यहां भी याद रखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ डायमेंशन is called skew symmetric matrix या skew symmetric if A transpose is equal to minus A। ठीक है, मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है आपका इस तरह का। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है आपका इस तरह का। अब इसका ये भी मतलब होता है कि ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे माइनस ए आई जे। ठीक है, चलिए भाई, इसका पहला एलिमेंट है हमारा, मान लेते हैं कि 1। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है 1। दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं इसका, यहां पे -3, -2, लेकिन यहां पे एक कैच भी है। यहां पे एक कैच भी है हमारे पास। ठीक है, कोई नहीं, ये दोनों बराबर है। चलिए भाई, बराबर है तो ठीक है। अगर बराबर है, ये अगर बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ए जे आई प्लस ए आई जे, ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे मान लें, यानी कि रॉ और कॉलम वाले कोई ऐसा एंट्री जिसका रॉ और कॉलम का नंबर सेम हो, तो उसके लिए ये आई प्लस ए फिर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि वो वाले एंट्रीज जो सेम रॉ और सेम कॉलम के पास हो, मतलब सेम रॉ और सेम कॉलम में, जैसे कि दूसरे रॉ दूसरे कॉलम, पहले रॉ पहले कॉलम, ये सारे के सारे एंट्रीज जीरो होने चाहिए ना इसमें, ये सारे के सारे एंट्रीज जीरो होना चाहिए। ये सबसे पहला इसका ये है, ठीक है, ये जीरो होगा A11। उसके बाद आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए 1 2, ठीक है, A11 रखा आपने, उसके बाद 1 2 कुछ भी रख लिया आपने, यहां भी 1 और 2 रख लीजिए, ठीक है। A22 ये भी 0, यहां पे मान लीजिए 3 रख लीजिए, यहां भी 3, और फिर ये भी 0, ये 3 3 A33 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 2 1 2, फिर 0 1 2, फिर 1 0 3, फिर 2 3 0। लेकिन यहां तो A ट्रांसपोज बराबर A नहीं है ना, तो क्या, तो यही कि यहां पे माइनस लगाना है आपको, यहां पे माइनस, और यहां पे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है सब में नेगेटिव होना चाहिए, और मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होना चाहिए। तब अब देखते हैं हमारा इज इक्वल टू -a आ रहा है ना, यही इसकी एक खूबी है, ठीक है, इसकी यही खूबी है। तो कोई मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, और याद रखिएगा कोई मैट्रिक्स कह रहा हूं तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूंगा तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूं, किसी ना किसी फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है ना ये। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 डायमेंशन का, उसी तरह ये भी, तो याद रखिएगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और जिसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स नेगेटिव हों, वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से हमें यह चीज पता चल गया, इसीलिए मैं रुका, मैंने सोचा कि किस तरह से आपको बताऊं कि आपको सही से समझ में आए। चलिए, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है यहां से, वो ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बना के लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है थोड़ी देर में हम समझते हैं, बट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कनेक्टेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरम नहीं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। ओके, if A is a square matrix of any dimension या ऑर्डर जो भी आप लिखना चाहें, n डायमेंशन, m डायमेंशन, whatever, and AT is its transpose, then A plus AT is a symmetric matrix, whereas
A minus AT is a skew symmetric matrix। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। अगर A कोई स्क्वायर डायमेंशन है, किसी भी डायमेंशन का, तो A प्लस AT जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A प्लस AT, और याद रखिए A माइनस AT ये सेम डायमेंशन के होंगे जिस डायमेंशन का A होगा। ये तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पता ही है, ठीक है। अब ये क्यों होगा सबसे पहले समझते हैं। मान लेते हैं लेट P is equal to A plus AT। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो स्क्यू माफ करिएगा सिमेट्रिक होगा, तो मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल A प्लस AT मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। इसलिए P का ट्रांसपोज मतलब A प्लस AT का ट्रांसपोज लिया हमने। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है कि जब A और B दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ट्रांसपोज लेंगे तो AT प्लस BT होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AT प्लस AT का T, AT प्लस A। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, लिख सकते हैं A प्लस AT, ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा आ गया। देयरफॉर इसका मतलब है ये P के बराबर आ गया, इसलिए A प्लस AT इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके होमवर्क में मैं दे रहा हूं कि आप ये प्रूव करिए कि YA माइनस AT इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप क्या करिए कि Q बराबर A माइनस AT मान लीजिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए और इसी तरह सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा। जिस तरह से एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से होता है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आसान है इसीलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा आप खुद भी दिमाग लगाना सीखिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा बाद में। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रहे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, मान लेते हैं let A is a square matrix of order n। Therefore A is equal to half into A plus AT plus half into A minus AT, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है,
क्यों लिख सकते हैं भाई? ये बिल्कुल सीधा साधा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये तो आपको पता है कि a प्लस ए टी क्या है। a प्लस ए टी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी इससे जस्ट पहले आपने देखा a माइनस ए टी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, a को इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना भाई, a को इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब क्यों होता है? अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है सिमेट्रिक है, बट जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये एज अ होल ये वाला सिमेट्रिक होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि के ए टी में क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? के इंटू ए टी होता है हमेशा भाई, होता है ना। तो ये कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करने से इसका प्रॉपर्टी तो खत्म होता नहीं है, इसीलिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात खत्म, यहीं पे कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, ये भी आपने देख लिया। नाउ अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। क्या होता है भाई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको देखते हैं। मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of order n, if A and B are square matrices of order n, then A into in is equal to B into ठीक है। If A and B are square matrices of order n, and if AB is equal to BA is equal to IN, ध्यान दीजिए, AB is equal to BA is equal to IN, where IN is an identity matrix of order n, where IN बराबर an identity matrix of order n, ठीक है, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का। Then B is called the inverse of A। ये जो मैट्रिक्स B होगा इस केस में A का इनवर्स कहा जाएगा। And we write B is equal to A इनवर्स, ठीक है। अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं n डायमेंशंस के, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशंस के, और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि AB बराबर BA इक्वल्स IN होता है, और IN जहां की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
इन डायमेंशन का ही, यानी कि जिस डायमेंशन का ए और बी है उसी डायमेंशन का, तो इस केस में हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे और हम लिखेंगे बी बराबर ए इनवर्स। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है। कोई रियल नंबर इमेजिन करिए 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3। अगर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा हमेशा। ये जो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, याद रखिए इनवर्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स इज ऑलवेज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी, जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कह रहा हूं तो मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का कोई इनवर्स होता है तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर उस मैट्रिक्स को हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें In हमेशा एक उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। यहां भी वही है, यहां 3 का रेसिप्रोकल 1/3। एक तरह से जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए रेसिप्रोकल का काम करता है। और यहां पे जब किसी मैट्रिक्स को उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही 1 का काम कर रहा है यहां पे, एक तरह से देखें तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक हमेशा वही मैट्रिक्स होगा। अब n डायमेंशन का है तो यहां पे सारे के सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। हमेशा आपको In मिलेगा अगर A को हम A इनवर्स है यानी कि इसके रेसिप्रोकल से। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है उस मैट्रिक्स के लिए रेसिप्रोकल का ही एक तरह से काम करता है। यानी कि अगर इसको हम और आसान भाषा में कहना चाहें तो जो टिपिकल रियल नंबर्स के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए उसका रेसिप्रोकल काम करता है, वही काम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स करता है। चलिए, ये इसका हो गया फॉर्मल डेफिनेशन। अब थोड़ा सा जनरल डेफिनेशन इसका हम लोग मैथमेटिकली सही से लिख लेते हैं। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी बाद में। चलिए, इफ A is a square matrix of n cross n dimension and if there exists a matrix A inverse of n cross n dimension such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to In, then A inverse is called the inverse of A. इस की सिचुएशन में A inverse is called the inverse of A. चलिए, अब ये प्रॉपर्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले इसमें कुछ चीजों को नोट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है हमेशा
यूनिक होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस हैव इनवर्सेस। ऑलवेज रिमेंबर इट। ये नहीं है कि हाँ भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एकदम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। रियल नंबर में हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो सब कुछ करेंगे। बट फॉर नाउ, क्योंकि हमारे पास समय आज के क्लास में उतना नहीं है, तो बस इतना जान लेते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो इनवर्स किसी मैट्रिक्स का होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हो सकता है। दूसरा, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और तीसरा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा हमेशा, वो हमेशा यूनिक होगा। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो बस एक ही होगा, वैसा एक ही होगा। देयर इज ओनली अ सिंगल इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स फॉर ए सर्टेन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तीन चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। जो तीनों बातें मैंने अभी कही हैं, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। अब चलिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए, पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, इस तरह का मैट्रिक्स है कि वेरीफाई दैट B is the inverse of A. Verify that B is the inverse of A, where B is equal to 2 minus 5 minus 1 2 and A is equal to 2 1 5 3। आपको प्रूफ करना है कि B जो है A का इनवर्स है कि नहीं है। कुछ नहीं, यहां से देखिए, A इनवर्स के जगह यहां B है, मतलब इसका इनवर्स अगर होगा तो B होगा। तो हमें A इंटू B और B इंटू A करना है। एक तरह से हमें कम्यूटेटिव लॉ पहले तो होल्ड कराना है, और जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का वो क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ किस ऑर्डर का, ऑर्डर 2, क्योंकि यहां पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 के। तो चलिए दोनों प्रोडक्ट को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले A इंटू बी देखते हैं। 2 5 1 3 2 minus 5 minus 1 2। ठीक है भाई, मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, आपको दिख रहा होगा। क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 5। उसके बाद इस रो का इसी कॉलम के साथ करेंगे, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5। ठीक है, मुझे उठना पड़ेगा। चलिए उसी तरह यहां पे अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1 इंटू 2। उसी तरह दूसरे रो का इस दूसरे कॉलम के साथ, तो 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2। क्या आ जाएगा अब हमारा, चलिए देख लेते हैं। इरेज कर दूं, डेफिनेशन आपने लिख लिया है, गुड। चलिए, तो ए बी बराबर हमारा क्या आ गया, यहां पे 2 2 4 और माइनस 5। कुछ गड़बड़ है क्या, 4 और फिर 1 इंटू माइनस 5।
ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव आएगा। -5 + 6, कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चन सही लिखा है ना। बी है 2 -5 -1 2 और ए है 2 5 और 1 3, ठीक है, ठीक है। 2 × 2 1 × -5, फिर इसका किया 5 × 2 + 3 × -5, ये भी ठीक है। उधर 2 × -1 + 1 × 2, ठीक है, फिर 5 × -1 + 3 × 2। चलिए भाई देखते हैं, 4 और -5, -1 आ गया यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 0। यहाँ पे 10 और -15, -5 और यहाँ पे 1। अगर यही है यानी कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 2 5 1 3, हाँ गड़बड़ है, मैंने क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिया था। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, जहाँ से क्वेश्चन मैंने नोट किया है ना वो क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे आपका जो 2 है ना, इसके जगह 3 होगा, यहाँ पे -5, ठीक है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा 2 की जगह, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए अभी 3 से भी हम कर लेंगे। अगर ये है, अगर यही है तो भाई यहीं पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला सेकेंड ऑर्डर का, काम खत्म, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहानी खत्म इसकी। अब चलिए, अब इसको सही तरीके से, जो सही यहाँ एंट्री दिया हुआ उसको करके देखते हैं। तो पहला 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, उसके बाद वो ठीक है, फिर 5 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा। अब दूसरा तो सब कुछ ठीक ही है, दूसरा तो हमारा ठीक ही है। अगर ये हो तो यहाँ पे AB = 6 में से 5 गया तो 1, ये कट गया, उसी तरह 15 -15 भी कट गया और वहां पे 1 आ गया। उसी तरह अब BA निकालते हैं, 3 -5 -1 2, ये कितना है 2 5 1 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपका मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अब क्लियर करिए उसको। और -5 ये हो जाएगा, -10 + 10 ये हो जाएगा 3, -3 ये हो जाएगा -5 और +6 1 0, ये और ये कट गया, यहाँ से ये और ये कट गया 0 1। सो इसलिए AB = BA बराबर आपका क्या आया 1 0 0 1, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ 3 कर देंगे, फोर्थ ऑर्डर होगा तो यहाँ पे 4 कर देंगे एंड सो ऑन, ध्यान में रहे, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। तो आपने देखा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई A का इन्वर्स क्या है, तो डेफिनेटली A का इन्वर्स हमारा B है। चलिए, यानी कि A इन्वर्स बराबर B, और B मैट्रिक्स क्या है आपका 3 -5 -1 2। ठीक है, दैट्स इट। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रखते हैं, पिछले 2 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया था, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं बाहर चला गया था कुछ काम से, तो मैं क्लास नहीं ले पाया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरा रीच पता नहीं किसी वजह से बहुत ही कम रीच है, एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम नॉट स्टार्टेड फिजिक्स येट। मैंने कहा था कि मैं फिजिक्स शुरू करूंगा, लेकिन मैंने उसी डर से मैंने फिजिक्स अभी नहीं शुरू किया है। डेफिनेटली मैं फिजिक्स को शुरू करूंगा, ये प्लान है मेरा, और मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं एक साथ फिजिक्स भी शुरू कर दूँ और ज़्यादा प्रेशर ले लूँ।
क्योंकि थोड़ा रीच नहीं बढ़ता है ना, तो आप थोड़ा सा टूटने लगते हैं कि मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों कुछ मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. सो दैट इज़ अ थिंग दैट हैज़ बीन ऑलवेज रनिंग इन माई माइंड राइट नाउ. लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मैथ्स तो जैसे चल रहा है वैसे चलते ही रहेगा, मैथ्स में नहीं रुकूंगा. बट फिजिक्स में मैं जल्दी ही शुरू करूंगा. थोड़ा सा इसका रीच मैं चाहता हूँ कि बढ़ जाए, ताकि फिजिक्स शुरू करूँ तो एटलीस्ट इतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना स्ट्रगल मुझे मैथ्स के लिए करना पड़ रहा है, इसके रीच के लिए एटलीस्ट. तो जो बच्चे भी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा देखिए यही सजेस्ट करूँगा कि जिन्हें इस तरह से मैथ्स पढ़ना है, जिन्हें मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है, कि अब मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू टीच यू मैथ्स. ठीक है, अपने तरफ से जितना सही से हो सके, जितना डिटेल में हो सके, मैथ्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं कभी ये नहीं कहता कि ये जेई एडवांस का है, ये फलाना का है, ये ढिमका का है. मैं बस कहता हूँ कि हाँ भाई, सिलेबस तो सारे एक जैसे हैं. ये जेई एडवांस चूँकि यहाँ का सबसे एडवांस एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली ज़्यादातर सिलेबस मुझे इस लेवल में उसी से मैच करा के पढ़ाना है, और मैं करता भी हूँ. तो ये हो सकता है कि, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ. अब उस मैथ्स को आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू. आप उसे जेई एडवांस के लिए यूज़ करिए, आप उसके ओलंपियाड्स के लिए यूज़ करिए, या मैथ्स में हायर स्टडीज़ के लिए यूज़ करिए. इट इज़ अप टू यू. और वही मेरा यहाँ पे मेन पर्पस है. उसीलिए इतना डिटेल में ये जो इतनी सारी चीज़ें मैं डिटेल में करवाता हूँ, थॉरो डिस्कशन करता हूँ, दैट इज़ द रीज़न. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे इस तरह से मैथ्स पढ़ना चाहें ना, वही सब्सक्राइब करें. मैं सबको नहीं फोर्स करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ये कर दें, वो कर दें. यही चाहता हूँ कि उसी तरह के बच्चे रहें, उसी तरह के बच्चे मेरे साथ ज़्यादा जुड़ें. सो उस तरह से क्या होगा ना, मैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ से. जिन्हें शॉर्टकट जानना है, डेफिनेटली मैं बिलीव नहीं करता हर चीज़ में शॉर्टकट पे. खास करके अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा साइंटिस्ट बनना है, तो आप शॉर्टकट्स पे नहीं चल सकते हैं हमेशा. तो ठीक है, आई डोंट नो क्यों, हो सकता है कि क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ. और आई होप धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब्सक्राइब करेंगे. अभी शायद मुझे कोई जानता नहीं है, बट आई होप कि इन अपकमिंग मंथ्स और अपकमिंग वीक्स, आई होप आप धीरे धीरे जानने लगिएगा मुझे. तो आज की क्लास में यही इतना ही. कोई दिक्कत हो आज के क्लास में, आपने देखा कि ज़्यादा डेफिनेशंस और यही सब मैंने करवाया, और थोड़ा सा छोटा क्लास रख रहा हूँ. नहीं तो आधा घंटा और मैं करवा सकता था, बट मैं जानबूझ के थोड़ा छोटा क्लास रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज ही जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था और शाम को आया हूँ, और मैंने डायरेक्ट 1 घंटे के बाद क्लास को शुरू कर दिया है. तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ. और कल के क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. याद रखिएगा, जब इन्वर्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जब मैं किसी भी मैट्रिक्स कह रहा हूँ तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा. तो ये सब कुछ जानेंगे, एंड फिर हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन एंटर कर जाएंगे. तो हो सकता है कि कल के क्लास में हम मैट्रिक्स इक्वेशंस तक कर लें, या एक और क्लास मैट्रिक्स का हो, और उसके बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स शुरू कर देंगे. ठीक है, आई होप ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी करूँ. थोड़ा स्टूडेंट्स भी अभी उतने फास्ट जुड़ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा अभी मतलब कहते हैं ना कि वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा और स्टूडेंट्स जुड़ें, तो और भी जल्दी जल्दी मैं सब कुछ करवाऊँ. सो दैट इज़ द रीज़न. बट मुझे लगता है कि मुझे टाइम पे सब कुछ ख़त्म करवाना चाहिए, और मैं अब से वही करने वाला हूँ. ठीक है, तो सिलेबस अब समय पे ही ख़त्म होगा सब कुछ. सो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग,
और कल जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग करते हैं फिर। थैंक यू, सी यू टुमारो।